See, the cancer ratio in India has increased. Breast cancer always India की नंबर 1 कैंसर है. एक सिगरेट कम है, 10 सिगरेट ज़्यादा है, ऐसे तो कोई बोल नहीं सकता. So, but knowing the fact, I have seen a lot of many doctors also smoke and consume alcohol. गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट लोड बहुत है. बट यूएसए में जहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस कुछ सारा कुछ कवर कर लेता है तो देयर दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. इंडियन सेटअप में अभी भी जहाँ पे हम देख रहे हैं वी आर डूइंग इन अ बिग स्केल. तो ये तो वही पर्सपेक्टिव हो गया कि जब तक हमें नहीं पता था तब तक हम बीमार नहीं थे. अब पता चल गया तो हम बीमार हैं. मोटापे की वजह से ये हो कि सर्जरी से ब्यूटीफुल सब्जेक्ट कोई है. यू स्टिल आर रिस्पांसिबल फॉर योर ओन लाइफ, योर हेल्थ. Hello and welcome everyone to the another living episode of Living Viral. आज हमारे साथ हैं काफ़ी renowned surgeon, Dr. हेमंत कुमार. He is specialist in GI minimal access surgery. 25,000 से ज़्यादा सर्जरीज को परफॉर्म कर चुके हैं. काफ़ी एक्सपीरियंस सर्जन हैं. कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, वेट लॉस में स्पेशलिस्ट हैं. वेलकम टू द पॉडकास्ट सर. Thank you so much. Thank you once again for inviting me for the studio. सर पहले तो एक जर्नी के बारे में थोड़ा सा बात मैं भी करना चाहूँगा बिकॉज एवरीबॉडी वांट्स टू नो व्हाई दिस प्रोफेशन. कैसे इस प्रोफेशन में आना हुआ आपका? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोगों को जब हम बचपन में हमारे पास जिस विलेज से या जिस गांव से हम आए थे तो पढ़ने के लिए हमारे पास 3 ही ऑप्शन थे. या तो आप मेडिसिन ले लो, या तो आप डेंटिस्ट्री ले लो, या फिर इंजीनियरिंग ले लो. इन 3 चीज़ों में से आपने कोई नहीं लिया, इसका मतलब है कि आप पढ़ने में कहीं हो नहीं, कमजोर हो. और आपको बट आजकल ऑप्शंस सब बदल गए हैं. देयर आर सो मेनी ऑप्शंस एंड लॉट ऑफ पीपल, बहुत लोग अच्छा कर रहे हैं अपने अपने फील्ड में, विच इज़ वेरी वेरी वेरी. वैसे मेरे केस में बचपन से ही मुझे था कि मैं डॉक्टर बनूँ. मुझे नोबिलिटी इस प्रोफेशन की बहुत अच्छी लगी थी पहले से ही. और मुझे ये लगा था कि अगर मैं कुछ कर सकता हूँ जिससे जो मेरे सामने वाले की ज़िंदगी में एक हैप्पीनेस आ जाए, एक खुशी आ जाए, तो इससे बेहतर कोई और चीज़ हो नहीं सकती है. तो हालांकि उस टाइम पे ये मेडिसिन सब मिलना काफ़ी मुश्किल था. एंट्रेंस एग्जाम टफ थे, सीट्स कम थे, पर फिर भी एक चैलेंज था डेफिनेटली. आई वॉज अ वेरी गुड क्रिकेट प्लेयर, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद मी. मैंने स्टेट लेवल क्रिकेट सब खेला है. तो एक टाइम ऐसा आया था जहाँ पे मुझे डिसीजन लेना पड़ा, या तो मैं स्टडीज करूँ या मैं क्रिकेट खेलूं. यस, उस टाइम ये था कि अगर आप क्रिकेट में जाओगे, सबसे अच्छा भी करोगे, तो भाई बैंक में नौकरी मिलती थी एक क्लरिकल लेवल पे, या किसी कंपनी के क्लरिकल लेवल पे, या रेलवेज में. यही था आजकल के जैसे आईपीएल हो, या ये था वही जॉब, वो प्रोफेशन, इतना हाई जॉब वो भी था नहीं. उसके बाद क्या, तो पेरेंट्स ने वहाँ पे भी बोला, गाइड किया कि देखो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तो तुम मेडिसिन ले लो. सो एट पॉइंट ऑफ टाइम में मैंने डिसाइड किया कि चलो वी टेक दिस वेरी सीरियसली, पढ़ते हैं और आगे बन के मेडिसिन में कर. सो पहले तो मेडिसिन में एंट्रेंस लेके, एंट्रेंस से क्लियर करके मेडिसिन ज्वाइन किया. एमबीबीएस का जो 5-5.5 साल होता है वो कंप्लीट किया. कहाँ शुरू किया सर? ये मैसूर में जेएसएस कर्नाटका मेडिकल कॉलेज में. वैसे बिलोंग करता हूँ कासरगोड, ये एक छोटा सा शहर है. अच्छा. केरला कर्नाटक के बॉर्डर में. बेसिकली यहाँ पे कन्नडिगा ज़्यादा रहते हैं. सो बाय बर्थ आई एम कन्नडिगन, बट इट्स पार्ट्स ऑफ फॉर्म ऑफ केरला. सो हमेशा मैं केरला की वहाँ से ही रह के आया. इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. यस, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, सी साइड एंड ऑलवेज गुड. मैंने अपनी जो एमबीबीएस किया था वो मैसूर जेएसएस मेडिकल कॉलेज मैसूर से किया था. वो 5-5.5 साल का जो कोर्स होता है काफ़ी अच्छा रहा. उसके बाद मेरे पापा चाहते थे कि मैं वापस अपने गांव आऊँ और लोगों को थोड़ा सर्व करूँ, ये सब करूँ. पोस्ट ग्रेजुएशन और भी टफ था उस टाइम पे. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं सर्जन नहीं बनना चाहता था. मैं फिजिशियन या पीडियाट्रिशियन बनना चाहता था. अच्छा. और ताकि घर में एक अच्छे से क्लिनिक लगाएं, अस्पताल से पास जाएं, पेशेंट देके आए, करे काम सब, बस अपना एक फैमिली लाइफ हो, यही चाहता था. रेस्ट वाला. यस, बट एंट्रेंस एग्जाम्स लिखता आया क्योंकि मेडिसिन और पीडियाट्रिक्स की प्रेफरेंस फर्स्ट थी, वो मिल नहीं रहा था, सर्जरी मिल रहा था. अब मैंने कहा सर्जरी ले लेते हैं, बिकॉज अभी मिस आउट किया तो 1 और 2 साल वैसे ही बैठना होगा और फिर और पीछे आ जाएंगे, कंपटीशन बढ़ जाएगा. तो फिर हमने सर्जरी लिया. सर्जरी लेने के बाद जब सर्जरी कोर्स में मैं अटेंड हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि सर्जरी से ब्यूटीफुल सब्जेक्ट कोई है नहीं. टू
बी वेरी ऑनेस्ट, सर्जरी गणित की तरह है, मैथ्स। आप कभी रॉन्ग नहीं हो सकते, आपको वेरिएशंस मिलेंगे बट आप कभी गलत नहीं हो सकते। आप फॉर एग्जांपल अपेंडिक्स निकालने जा रहे हो तो आप अपेंडिक्स ही निकाल के आओगे, कोई और चीज़ निकाल के नहीं आते। मेडिसिन में प्रोबेबिलिटी होती है, ये भी फीवर हो सकता है, वो भी फीवर हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, कई सारे प्रोबेबिलिटीज है। बट सर्जन हैज टू बी वेरी प्रिसाइज, वो प्रिसिशन से ही उसका बनता है। सो मुझे ये सब्जेक्ट और अच्छा लगा। और फिर मैंने बाकी मेडिसिन और पीडियाट्रिक्स करने की जो अपनी सपने थे उसको छोड़ दिया और मैं सर्जरी में ही आगे बढ़ा। वहाँ से फिर मैंने अपनी जीआई सर्जरी की फेलोशिप्स किया और पोस्ट ये सारा कंप्लीट करके मैं सफदरजंग फिर ज्वाइन हुआ। अपने 3 साल वहाँ पे मैंने सीनियर रेजिडेंसी करे हैं और उसके बाद मैं फिर आ गया फोर्टिस और पिछले 12 साल से फोर्टिस हॉस्पिटल वसंतपुर में ही। आई एम नाउ हेडिंग सीनियर डायरेक्टर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मिनिमल एक्सेस जीआई एंड पीडियाट्रिक सर्जरी। इस विभाग में अब मैं हेड That everyone knows. Yeah, thank you. So, sir, bariatric surgery या GI minimal access surgery जो आप बात कर रहे हैं, इसे सुनने बड़ा थोड़ा टिपिकल साउंड कर रहा है क्या ये? सिंपल भाषा। बेसिकली देखिएगा, एक ज़माना था जब पेट की जो ऑपरेशंस होते थे, एब्डोमिनल ऑपरेशंस जो होते थे, वो बड़े बड़े चीरे लगा के देते थे। अब इसमें प्रॉब्लम ये था, एक तो डरावना था, दूसरा पेशेंट की रिकवरी, इन्फेक्शंस, हर्निया, पेन, ये बहुत सारे इश्यूज थे जिससे पेशेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती थी पोस्ट सर्जरी। मिनिमल एक्सेस यानी जो आप उसी सर्जरी को बड़े बड़े इंसिशन के विदहोल्ड करके छोटे छोटे इंसिशंस लगा के कैमरा के जरिए अंदर जाके पूरा दूरबीन से जो आप यानी 10x यानी जो 10 गुना ज़्यादा अच्छे से देख पा रहे हो, वैसे देख के आप सर्जरी परफॉर्म करते हो इंस्ट्रूमेंट्स के दौरान, स्पेशली इंस्ट्रूमेंट दौरान। जैसे जिसका एक और स्टेप आगे जो रोबोटिक सर्जरी भी है, तो वो उस टाइम पे ज़्यादा आगे चल रहा था। तो मैंने इसी में अपना फेलोशिप सारा किया हुआ है और मैंने यही जो टेक्निक है आगे लाके सारे पेशेंट्स को बेनिफिट्स के दौरान दिया हुआ है। तो इससे काफ़ी पेशेंट्स को बेनिफिट होता है इन सर्जरी से कि उनकी रिकवरी जल्दी हो जाती है, चल फिर जल्दी सकते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ में जल्दी आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल विपल सर्जरी जो है, विपल सर्जरी होता है पैंक्रेटिक कैंसर्स की करते हैं। ये बड़ी लंबी सर्जरी होती है और इसमें करीबन 6 से 7 घंटे की भी टाइमिंग सब लगता है। और दूरबीन के ज़रिए जब हम करते हैं तो हम उसको 3 घंटे में फिनिश करते हैं, 4 घंटे में फिनिश करते हैं और एकदम से नीट एंड क्लीन करके। और मेरा ही पेशेंट जो लास्ट में था, जो 40 साल का था, जिसका पैंक्रेटिक था, 3 हफ्ते बाद मुझे जब मैसेज करके भेज देता है क्या मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, तो इससे बड़ी खुशी हमें होती नहीं है कि बहुत अच्छा सक्सेसफुल रहा है। वरना उसी बड़े इंसिशन को जब हम पेशेंट्स को देते हैं तो उसकी रिकवरी बहुत डिले होती है। सो ये थोड़ा एडवांस सर्जरीज है, इसके लिए थोड़ा स्किल सेट्स थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट इक्विपमेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, बट बेनिफिट्स 110% पेशेंट्स को ही है, जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी में, नॉर्मल ज़िंदगी में जल्द से जल्द रूटीन एक्टिविटीज़ में आ सकते। Sir, that drives me 2 questions. Yes. But 3. So one is, what is the difference between bariatric surgery and laparoscopic surgery? Okay. So barios यानी weight, bariatric means weight loss. So weight loss surgeries, laparoscopic यानी it's a broad spectrum. Lap means abdomen, scopy means through a small scope. So laparoscopy यानी आप abdominal surgeries दो दूरबीन यानी laparoscopy के जरिए करते हो, इसको laparoscopic surgery बोलते हैं। और bariatric surgery जब होता है जब आप वेट लॉस की, पेशेंट की वेट लॉस सर्जरी के दौरान करते हो। एक टाइम पे ये ओपन सर्जरीज होते थे, लंबे बड़े बड़े चीरे लगा के पेट के ऊपर करते थे। अब लेप्रोस्कोपी के जरिए ये होता है। अगेन क्योंकि ये पेशेंट्स ऑलरेडी ओबीस होते हैं यानी मोटापा बहुत होता है, उनमें दूरबीन की सर्जरी का बहुत फायदा है। रिकवरी में, क्विकनेस में, पेशेंट को जितना बेनिफिट्स मिलना चाहिए पोस्ट सर्जरी वो इमीडिएटली हो जाता है एंड दे डू वंडरसली वेल। तो यही 2 फर्क है। No, I have witnessed this. I have witnessed this advanced medication at my home. So my father recently had a surgery. उनका सब भी सेम, वो पेट में आई थिंक stomach में 2 holes and then he was recovering. The next day I think, just next day he was relieved from the hospital. I see recent days में जब हम देखा करते थे तो बड़ा सा कट लगता था और उसके बाद हफ्ते भर हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए आपको। Very nice. This is medical advancement. अच्छा, that turns me another question. रोबोटिक्स का जो आप डिस्कशन, वही पॉइंट आपने डिस्कशन में लाए हैं,
रोबोटिक्स क्या नेक्स्ट स्टेज है, मतलब जहाँ पर सो इफ यू वांट सर्जन नहीं करेंगे, रोबोट करेंगे? नहीं, रोबोटिक सर्जरी पहले से ही, काफी टाइम पहले से ही था। अच्छा। यूएस में सब 30-40 साल हो गए उसको ऑलरेडी आए हुए, बट क्वाइट कॉस्टली अफेयर है ये। जो रोबोट का कॉस्ट इटसेल्फ आज की डेट में 16 करोड़ के आते हैं, और उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं उसका भी काफ़ी महंगा होता है। बट यूएसए में जहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस कुछ सारा कुछ कवर कर लेता है, तो देयर दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर देम। इंडियन सेटअप में अभी भी जहाँ पे हम देख रहे हैं, वी आर डूइंग इन अ बिग स्केल, अभी पीपल आर एक्सेप्टिंग, अंडरस्टैंडिंग ये सारा कुछ हो रहा है। हालांकि छोटे छोटे शहरों में अभी भी आने लगे हैं ये सारे इक्विपमेंट्स, प्लस इंडिया खुद की अपनी बना रही है रोबोटिक इक्विपमेंट्स वाला, तो इससे भी कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो गया है। सो इससे एक क्या एडवांटेज होता है पेशेंट को, अगेन सर्जरी प्रोसिशन, अगेन सर्जिकल बेनिफिट्स इन टर्म्स की, कभी कभी लैप्रोस्कोपिक जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें एंगुलेशन सारा कुछ कम हो जाता है, इसमें टोटल एंगुलेशंस बढ़ जाती हैं। सो कॉम्प्लेक्स सर्जरी जैसे प्रोस्टेटिक सर्जरी, गायनेकोलॉजिकल सर्जरी, डीप पेल्विक सर्जरी, इन सब में काफ़ी बेनिफिशियल रोल है इनका। एंड प्लस इफ अ सर्जन इज डूइंग, अगर एक सर्जन मान के चलिए दिन का 7-8 सर्जरी कर रहा है, एक एक सर्जरी करने में उसको खड़ा होकर अगर करना पड़े तो बहुत थक जाता है। देन सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी में बहुत कंफर्टेबल है, आप अपनी कंसोल में यानी जो मॉनिटर के सामने बैठ के आराम से सर्जरी कर सकते हो, यू हैव नो टायर्डनेस। एंड सेकंड चीज, जो रोबोटिक जो सर्जरी हम बोलते हैं, कभी रोबोट सर्जरी नहीं करता, दैट्स वाज माय क्वेश्चन, सर्जन ही सर्जरी करता है। रोबोट आर्म्स होता है, ओके, बस उसके आर्म्स होते हैं, जो आर्म्स हम लोग गाइड करके कंट्रोल करते हैं। जो नॉर्मल मैकेनिज्म में हमारा हाथ इंस्ट्रूमेंट्स को गाइड करता है, अब हमारा हाथ सिर्फ बटन्स को गाइड करेगा। इसका एडवांटेज क्या है? एक सर प्रिसीजन इन क्वेश्चन जो है Yes. वो ये है कि रोबोटिक सर्जरी है क्या फाइनली। So, क्योंकि हम क्या है, जैसे अभी मैं, हमारा जो नॉर्मल कंफ्यूजन है, Yes. अभी आपने जब ये चीज टर्म की है तो हम हाँ. क्या समझते हैं कि रोबोट सर्जरी करेगा, रोबोटिक सर्जरी से रोबोट सर्जरी करेगा। आप ये चीज कैसे, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए कि रोबोट नहीं कर रहा है। रोबोट नहीं कर रहा है, अच्छा। करते सर्जन ही है। अच्छा। आपको एक सिनेरियो और मैं बताता हूँ। जैसे विजयदशमी के टाइम का ये है, तो विजयदशमी में जब हम दुर्गा देवी को देखते हैं, तो दुर्गा देवी के कितने हाथ? 8 भुजाएं। हाँ, 8 भुजाएं जो बोल के करते हैं। आप मान के चलो एक सर्जन को 8 भुजाएं दे तो कैसे होगा, क्या क्या कर सकते? मोर इफेक्टिव। एग्जैक्टली, तो रोबोट वही काम करता है। कंट्रोल एक माइंड करता है, जो सर्जन का माइंड होता है, 2 हाथ सर्जन के होते हैं, बट रोबोटिक आर्म्स होते हैं, जो हाथ, जो इक्विपमेंट्स उसको चाहिए। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग कि एक एक आर्म हम खुद कंट्रोल करके जहां हमें रखना है, एक टिश्यू पकड़ के उसको रिट्रैक्ट करके रखना है, तो वो आर्म कर सकता है। दूसरा आर्म सीजर्स लेके डिसेक्ट करता है, तीसरा आर्म कोगुलेशन लेके कर सकता है, चौथा आर्म सक्शन के लिए रख सकते हैं, पांचवा आर्म अगर कोई वहाँ पे पानी डालना हो जस्ट क्लीन करने के लिए वो कर सकता है। सो ऐसे कई सारे आर्म्स हैं जो वो हम एब्डोमेन के अंदर डाल के हम खुद बाहर से कंट्रोल करके कर सकते हैं। So which उसी hospitals have this currently in India? So in Delhi, almost all hospitals have this. So it has now come, जैसे मैंने आपको कहा, cost effectiveness, awareness, and better usage, understanding and skill set again has more improved. जब पहली बार लेप्रोस्कोपिक आई थी तो लोगों का सीखना बहुत टाइम लिया होता है, because Exactly. it was some new concept, लोग बिलीव नहीं करते थे। जो एक पुराने ज़माने के सर्जन से, उन्होंने तो उसकी खिलाफ ही बोला था कि इसको ऑपरेट यूज़ मत करिएगा, कॉम्प्लिकेशंस बहुत है। डेफिनेटली सर्जन को सीखने में काफ़ी टाइम लगा है, बट वो लैप्रोस्कोपी से जो आप रोबोटिक की तरफ जाते हो, रोबोटिक की जो सीखने की जो क्षमता है, जो लैप्रोस्कोपी कर सको, उनको लिए बहुत कम टाइम, लर्निंग कर्व बहुत कम। अच्छा। बिकॉज इट्स नाउ समथिंग सिमिलर फील्ड इन ऑपरेटिंग, बट इन अ मोर कंट्रोल्ड मैनर, एडवांस्ड कंट्रोल्ड मैनर। सो काफ़ी बेनिफिट है। तो सर्जन ही सर्जरी करता है, सर्जन ही रोबोट को कंट्रोल करता है, बट उसके कई सारे आर्म्स होते हैं जिसकी बदौलत वो बेटर सर्जरी करता है। या फिर आपको क्या होता है कि आपकी असिस्टेंट के ऊपर रिलाई करना होता है। अब असिस्टेंट ने टीक पकड़ा नहीं, असिस्टेंट ने टीक असिस्ट नहीं किया और उसको कोई आइडिया नहीं है, आप इसी के दौरान यू गेट लॉस्ट इन द सर्जरी, दैट इज योर सर्जरी। यहाँ पे ये सब, एंड फैटिगेबिलिटी यानी आप काफ़ी बड़ी सर्जरी करते हो, 4-6 घंटे की सर्जरी करते हो, जब आप थक जाते हो, आपकी हाथ कांपने लगते हैं, सो आप सर्जन को या किसी और को रिप्लेस करते रहते हो। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती। दैट इज एन एडवांटेज। सर एक सवाल और आया था, ज़्यादातर मैंने देखा है वी
सी सफदरजंग हो गया या एम्स हो गए हमारे, दीज आर लाइक इंटर्नशिप प्लेसेस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ देम, जो ज़्यादातर डॉक्टर्स हैं ये यहाँ पर रेजिडेंशियल फेलोशिप करके आए हैं या कभी ना कभी वहाँ पर वो भी प्रैक्टिस की है, तब उसके बाद वो किसी नेक्स्ट हॉस्पिटल में करते हैं। तो कुछ ऐसा है क्या यहाँ पर कि जो एक तो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट लोड ओके बहुत पेशेंट लोड है, सो यू हैव इन्यूमरेबल एक्सपीरियंस फॉर योर सेल्फ, दैट इज व्हाई यू आर ऑपरेटिंग। आप अगर ना चाहो 2 भी दिन की सर्जरी 10 सर्जरी करते कर ली तो दैट इज द लेवल टू विच आप एक आप स्ट्रेस आप यस। सेकेंड चीज क्या होता है कि कभी कभी आपके पास इक्विपमेंट ये सब की रिस्ट्रिक्शंस होती है, तो आपका जो डिसीजन मेकिंग ये सारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसमें आप देखते हो कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, आप इसमें कैसे कर सकते हो, पेशेंट की मिनिमम लॉस कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल हर पेशेंट को आईसीयू बेड नहीं मिलता, अगर आईसीयू बेड फुल होता है करेक्ट तो आप ऐसे ही आपको केयरफुली सर्जरी करनी पड़ेगी, जिसकी बदौलत कि पेशेंट आईसीयू ना जाए। आपका सारा कुछ प्लानिंग ऐसा होना चाहिए कि पेशेंट की आउटकम अच्छी रहे। कभी कभी इक्विपमेंट नहीं होता, कभी कभी देयर आर सम थिंग्स व्हिच मे बी देयर मे नॉट बी देयर, बट दैट इज माई बेस्ट टाइम आई कैन टेल यू। यहाँ पे आप मान के चलो, जो आपको मान के चलो मैंने आपकी फील्ड में कुछ नॉलेज, आपको थियरी सब पढ़ा दिया, पर आप प्रैक्टिकली उसको कैसे अपना स्किल्स को या अपनी नॉलेज को यूज करोगे, आपको वहाँ सीखने को बहुत। एम्स तो सर टू हाई फाई बॉडी, दे तो उनके पास तो भी ऐसा ही है, दे डू ऑल एडवांस सर्जरी सारा कुछ, के पास भी रोबोट है, तो दे डू excellent work. There's no doubt. Subject hospital, excellent work. Patient volume बहुत अच्छी है. There are good teachers out there. And if अगर कोई वहाँ पे सीखने का मन करेगा उसका, बहुत ही अच्छा। प्राइवेट में क्या है कि जो डॉक्टर्स उनके पेशेंट्स होते हैं तो एक फ्री हैंड नहीं मिलता है। एट द सेम टाइम आपको सीखने को देख देख के सीखने को काफ़ी मिलता है, ठीक है। तो मैं भी इसी साइकिल से गुजर चुका हूँ, मैंने भी काफ़ी देख के ही सीखा है, तो ऐसे में काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है। सो दीज टू इंस्टीट्यूशन होती से इनका फायदा जो हो गया है वो ये, एक तो लोड बहुत है, यस तो आपको वो स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखने को मिल जाता है, आपको स्ट्रेस डिसीजन Decision मेकिंग, making. आपका स्किल सेट इंप्रूव करने के मे बी लिए समटाइम्स आपके पास रिसोर्सेज भी कम है, यस Because of एब्सोल्युटली crowd load. यस, बिकॉज ऑफ क्राउड, टर्नओवर, इक्विपमेंट, ये सारा कुछ सी का लोड कम है। आपके पास 2 इंस्ट्रूमेंट सेट है, 3 इंस्ट्रूमेंट सेट है, आप आराम से कर सकते हो। आपके पास 3-4 इंस्ट्रूमेंट सेट है और 10 पेशेंट्स को आपको करने हैं, तो आप मिनिमल कितना लेके कर सकते हो, ये कैसे मैनेज कर सकते हो, सारा उसी में आ जाता है। ये आपका सर्जिकल स्किल सेट जो है वो बढ़ाता है। अच्छा सर, आप जनरली कैंसर सर्जरीज भी काफ़ी करते हैं, तो हम देखते हैं एज पर रिसर्च 2200 से ज़्यादा केसेस आते हैं रोज के कैंसर के इंडिया में। क्यों, मतलब आप कैसे इसको मैनेज करते हो, आपका क्या रिकॉर्ड है कैंसर की इन सर्जरीज को लेके, कैंसर को लेके हम लोग को? कि मेनली अभी मैं जीआई सर्जरी में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, बट आई एम डूइंग दिस थायराइड, आई एम डूइंग सर्टेन अदर कैंसर्स आल्सो। सो सी द कैंसर रेशियो इन इंडिया इज इंक्रीज। ये इंक्रीज 2 चीज़ों की वजह से, एक हमारी लाइफस्टाइल, हमारी जो अवेलेबिलिटी ऑफ थिंग्स, प्रोडक्ट्स, ये वो सारा, और दूसरी चीज़ एट द सेम टाइम एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस। जो आपकी मेडिकल साइंस में एडवांसमेंट हुई है, जैसे पहले क्या था कि आपके पास अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, ये सब इक्विपमेंट नहीं था, तो एक सर्जन अपने ही तरफ से अगर क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके करता है तो ठीक है। पहले आजकल तो पेट सीटी भी हर गांव में, हर शहर में सब अवेलेबल है। इससे जल्द से जल्द हमें ट्यूमर के बारे में, सर्जरी के बारे में पता चल जाता है। सेकेंड, ये जो प्राइमरी हेल्थ चेकअप्स होते हैं आजकल, अवेयरनेस इतना अच्छा हुआ है कि कंपनीज वाले अपनी एम्प्लॉयज़ की हेल्थ चेकअप्स करा लेते हैं। इन सब में ये होता है कि कैंसर अगर है, डिटेक्शन काफ़ी अर्ली स्टेज पे अर्ली स्टेज पे हो जाए, और ये एडवांटेज है कि हम कैंसर को बहुत जल्दी पकड़ते हैं। द सेम टाइम इसके नंबर्स भी बढ़ जाते हैं क्योंकि हमने जल्दी पकड़ा। सो अगेन एवरीथिंग हैज़ उसका एक अलग से फायदा भी है, नुकसान भी है ऑन द सेम, बट मैं ज़्यादा फायदे की तरफ ही सोचूंगा। इसको नुकसान नहीं। यस एग्जैक्टली, कि नंबर्स बढ़ गए हैं, बट दैट इज बिकॉज अवेयरनेस बढ़ गया है एंड इन्वेस्टिगेशंस या जो उसको पकड़ने का एक तरीके है अर्ली, वो भी बढ़ गया। दैट इज गुड इन द। अभी आप देखिएगा, जैसे हम लोग बोलते हैं कि जो प्री इंडिपेंडेंस टाइम से लेके अर्ली 90s से अब तक जो लाइफ स्पैन है
Indian man or Indian women, it has increased by a good 5 to 10 years. That is only because of advancement in science and the quality of life which we had, everything. So, that has showed that we have moved on, and that has helped us. ये तो वही पर्सपेक्टिव हो गया कि जब तक हमें नहीं पता था तब तक हम बीमार नहीं थे, अब पता चल गया तो हम बीमार हैं। हम उस तरह एंगल से भी देखते थे कि पहले आप कॉमनली मूवीज में देखने को मिलता था कि आप काफी लेट आ गए हो, पहले पता चल जाता तो शायद ही ये बच पाते या ऐसा कुछ। एग्जैक्टली। सो वो एक सिनारियो होता था। अब पर वो सिनारियो काफी कम हो गया है बिकॉज अवेयरनेस ज्यादा हो गया है। जल्द से जल्द उसको डायग्नोस करते हैं और उसको ट्रीटमेंट अवेलेबिलिटी भी काफी अच्छा है। सिक क्वेश्चन और आता है सर, किस स्टेज तक, आखिर कब तक है जिसको अपन समझते हैं कि चलिए इस स्टेज तक आप एक पेशेंट को बचा सकते हो, एक कैंसर ट्रीट हो सकता है? देखिएगा, हर ऑर्गन अलग कैंसर्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, वैराइटीज होते हैं, स्टेजेस होते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी होते हैं। आजकल तो हम ट्यूमर बायोलॉजी यानी ट्यूमर के अंदर जाके उसकी सारी जेनेटिक स्टडी भी करके आ जाते हैं। सो काफ़ी एडवांसमेंट इस फील्ड में हो चुका है विद रिस्पेक्ट टू दैट कि एक सिंगल मोस्ट एंटिटी को हम बोलना कि इस स्टेज में हम, उस स्टेज में हम बेहतर। सो हर ऑर्गन की भी अपनी अपनी डिस्टिंक्टिव परसेंटेजेस है कि 5 ईयर सर्वाइवल रेट कितना है, 20 ईयर सर्वाइवल रेट कितना है। काफ़ी जो कैंसर्स होते हैं जैसे थायराइड हो गया, इंक्लूडिंग सम ऑफ द GI कैंसर्स हो गए हैं, कोलोरेक्टल, दे हैव अ गुड सर्वाइवल रेट। At the same time, कभी कभी lung cancers, particular variety of lung cancers, renal kidney cancers, they don't have a very long longevity. But newer drugs, lot of things have come. ट्यूमर बायोलॉजी पे डिपेंड होता है कि क्या कैसे रिस्पॉन्ड करता है, किस स्टेज में हमने उसको पकड़ा है और कैसे होता है। बट इट हैज एडवांस्ड, डेफिनेटली साइंस हैज एडवांस्ड। सर एक सवाल और था कि ज़्यादातर हमने देखा है, मैंने भी अपने सामने में देखा है, हम सभी देखते हैं कि आजकल फीमेल में वो कैंसर का वो बहुत बड़ा है। ब्रेस्ट कैंसर कह लें, ओवरी कैंसर कह लें, यूट्रस में कैंसर कह लें, ये इतना कॉमन क्यों होने लगा? सो एक चीज़ है, ब्रेस्ट कैंसर ऑलवेज इंडिया की नंबर 1 कैंसर है, एंड उसके बाद आता है ओवरी और सारा। एग्जैक्टली। तो ब्रेस्ट कैंसर क्वाइट कॉमन हो गया है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। स्टडीज वाइज, लिटरेचर वाइज जो हम देखते हैं उसमें ये था कि मैरिज इन द सेंस ऑफस्प्रिंग के लिए दैट वे राउंड एंड ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, ये सारा इज प्रोटेक्टिव, okay towards breast cancer as per the literature which is mentioned. But now what has happened on the contrary is people are not getting breastfeeding कम हो गया है, in fact they don't want kids, they have delayed kids, ये सारी कई सारी ऐसे चेंजेस हो जाते हैं जिसकी बदौलत it has seen that breast cancer is more, plus the lifestyle has changed and awareness again, early detection, and आजकल काफ़ी education has been given in this field कि how to detect breast cancer early by self-examination. इसी बदौलत it has increased, definitely, there is no doubt about it. लाइफस्टाइल का कितना बड़ा रोल है? लाइफस्टाइल का हर कैंसर में बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज अभी क्या है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जहाँ पे एक्सरसाइज कम हो, कोच पोटैटो जिसको बोलते हैं, उनमें ओबिसिटी, इनमें कैंसर्स के रिस्क बढ़ जाते हैं। You're not exercising, not keeping a healthy eating patterns, everything, smoke, food ज़्यादा खा रहे हो आप, इन सब की बदौलत यहाँ पे होना ज़्यादा बनता है कैंसर्स की जो है। प्लस अल्कोहल, स्मोकिंग, इनकी अवेलेबिलिटी भी काफ़ी बढ़ गई है। यू गेट राउंड द कॉर्नर्स, ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं जैसे होता है। ऑल ऑफ दिस हैज एक्चुअली इंक्रीज द कैंसर रिस्क। बट ये हमेशा से था, टू बी ऑनेस्ट विद यू। अब परसेंटेजेस बढ़ गए बिकॉज ऑफ अगेन रिपोर्टिंग, मोर रिपोर्टिंग। So, but knowing the fact, I have seen a lot of many doctors also smoke and consume alcohol. We are honest, smokers, doctors are humans too at the end of the day, right? These are just habits which have you developed over a very period of time. अब 1 सिगरेट कम है, 10 सिगरेट ज़्यादा है, ऐसे तो कोई बोल नहीं सकता। Correct. सेकेंड चीज़ क्या है कि लिटरेचर वाइज इट इज़ फाउंड, जैसे आप इंटरप्रिटेशन करते हो, इट्स नॉट दैट स्मोकिंग लीड्स टू कैंसर. Smoking can cause cancer, okay, and is indicative factor of a cancer. And like they say, cancer cures smoking. So it goes to that extent. You can give out comment.
But these are all habits. I would also rate, an unhealthy lifestyle. आप exercise नहीं हो, आप गलत तरीके से खाना खा रहे हो, you're indulging in too much alcohol. This is as important as smoking cigarettes. That is the quality of life. ये आप बोलते हो lifestyle जो habits है which is affecting you. सर बीइंग इन सच अ नोबल प्रोफेशन, एक नॉर्मल में सवाल था आपसे कि एक आपका सैरोगेट एडवर्टाइजिंग जो है, इसको देख के आपका क्या टेक है? दिखाते हैं कि हम सभी जानते हैं कि गुटखा तंबाकू है आपके लिए नुकसानदायक है, बट स्टिल एल्कोहल, आपने बोला यू टर्म द एल्कोहल दैट इट इज कैंसर, दिस मे कॉज कैंसर, बट फिर भी सैरोगेट एडवर्टाइजिंग में हम प्रमोट कर रहे हैं, ब्रांड्स प्रमोट कर रहे हैं एल्कोहल को। सी एज एन इंडिविजुअल आपको जानना होगा कि आपकी लाइफ के लिए क्या सही है क्या गलत है। आप जानने के बाद भी इफ यू आर ट्राइंग टू गेट इनटू समथिंग रॉन्ग, यानी आप किसी गलत काम पे जानकर भी आप जाते हो, तो दैट इज योर मिस्टेक, यू हैव टू टेक द ब्लेम। अनजाने में आप करते हो, इसमें फिर भी मान सकते हैं कि होता है, बट इसलिए भी एडवर्टाइजमेंट ये सब जानना ज़रूरी है। अब जैसे सिगरेट के भी करें तो दे हैव सेड कि इतनी ज़्यादा उसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि व्हाट इट कैंसर्स होते हैं ये सारे। सो इट्स अ पब्लिक अवेयरनेस, ठीक है, कि कैसे कर सकते हैं, बैन कर सकते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज और लॉट ऑफ प्लेसेस वेयर सिगरेट स्मोकिंग इज बैन्ड और अल्कोहल इज बैन्ड, बट दैट डजंट मीन कि दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। देयर आर स्टिल अदर फैक्टर्स दैट नीड्स टू बी कंसिडर्ड। सो एज एन इंडिविजुअल, जैसे आप एक अपनी हिसाब से सोचो कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, ये आपको जानना जरूरी है। उसी पे आपकी लाइफ की डिसीजन आपको लेनी है। अगर आप समझते हो कि ठीक नहीं है मेरे लिए, आपको ये करना नहीं चाहिए। कीपिंग दिस इन माइंड, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे हैव इम्प्लीमेंटेड दिस कि अभी आपको ओटीटी में भी वो एड्स दिखाने हैं। Yes, it's a very good initiative on the part of the government also that they are doing it, because मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज, जैसे मैंने आपको कहा, एक अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस या पब्लिक अंडरस्टैंडिंग, इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग कि क्या चीज़ हमारे लिए सही नहीं है, ठीक है। दैट इज हाउ यू हैव टू टेक इट। व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक एज अ डॉक्टर, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन कि हमारा लाइफस्टाइल जो है इसमें वेस्टर्न कल्चर का, इन फूड, इन लिविंग, वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट स्मोकिंग, तो इन सब चीज़ों पे वेस्टर्न कल्चर का कितना इन्फ्लुएंस है? टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ऐसा नहीं है कि स्मोकिंग इज ओनली वेस्टर्न कल्चर। हमारे कल्चर में भी इट वाज देयर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। अगर देखा जाए शीशा, ये सब सारी चीज़ें, कई सारी चीज़ें हमारे इंडियन अर्लियर कल्चर में भी थे, सारे अर्लियर कल्चर्स में भी थे। बट येस, जो व्हाट हैज हैपन कि हमारे जो लाइफस्टाइल में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो यूरोपियन कंट्रीज में सब में हुआ, जहाँ पे प्रोसेस्ड फूड्स एंड फूड्स लाइक, जो हम तो आटा बेचते, गेहूँ चावल उन्हीं की बेचते, मैदा जो है इट्स प्योरली एन प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये सब मार्केट्स में अभी आने लगे हैं, अवेलेबिलिटी बढ़ गई है, एडल्ट्रेशन बढ़ गया है। इन सब की बदौलत यस हमारे लाइफस्टाइल में भी इश्यूज हो रहे हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। जो चीज़ पहले कभी सुनने को नहीं मिलता था, जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम, ये एंड इडियोपैथिक बाउल सिंड्रोम, ये सारी कई सारी चीज़ें, ग्लूटेन एलर्जीज, लैक्टोज इंटॉलरेंस, ये सब कहा था। There hardly used to hear about these cases. So it has increased, definitely, no doubt about it. But also increases there in the awareness. So westernization of culture is a topic which was very keen some time back, maybe 20-30 years back. Now, to be very honest, India is at par with all, पहले क्या था कि मिलता नहीं, बहुत मुश्किल से मिलता था, तो सब लोगों को एक क्रेज होता था कि चलो, आजकल ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको यूएसए में मिलेगा जो हमारे देश में नहीं मिलेगा। सेम टाइम कोई भी और कहीं से भी इजीली एक्सेसिबल है, या कोई आपका रिश्तेदार लेके आएगा, या फिर इट इज ऑलरेडी देयर इन द मार्केट। बट अगेन वी नीड टू नो व्हाट इज राइट फॉर अस, हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। हमारे जो ट्रेडिशनल वैल्यूज और है, सिर्फ एक चीज़ और है ना, कि आज की डेट में हम देखेंगे पिज्जा बर्गर का जनरेशन ज़्यादा जा रहा है। वी वांट फास्ट लाइफ, वी वांट फास्ट फूड। यस, सो यस, ये एक है वेस्टर्नाइजेशन ऑफ द कल्चर। देखिए हमारी जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, हमने है, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं।
फिर भी आप ही एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, इधर का मम्मी का बनाया हुआ खाना खाते हैं या वाइफ के बनाया हुआ खाना खाते हैं या अपनी फैमिली के बनाया हुआ खाना खाते हैं, जो ट्रेडिशनल वे से कुकिंग की जाती है उसका भी काफ़ी प्रमोशंस हो रहे हैं, तो वो है। ये फास्ट फूड इज़ देयर एवरीवेयर, आपको हर जगह पे मिल जाएगा, रोड साइड भी मिल जाएगा, रोड साइड भी आपको बर्गर्स मिल जाते हैं, पिज़्ज़ास मिल जाते हैं, बट खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए ये आपके डिपेंडेंट है। आप कितना इस पे निर्भर हो, कितना आप इसको छोड़ सकते हो, कितना बस टेस्टी ले सकते हो, कितना आप अपने रेगुलर डाइट में कम कर सकते हो, ये पूरा आप पे है। यू हैव टू बी अवेयर एंड यू हैव टू गो विद इट। सो जस्ट बिकॉज इट इज देयर इन द मार्केट, ये गलत होगा कि It's not that you go and eat. yes you go and eat. You are responsible for your life, you are responsible for your health, you ensure that it is, एक होता है कि आपकी नॉर्मल चीजें अवेलेबल नहीं है और सिर्फ आपको मार्केट में फास्ट फूड अवेलेबल, ये गलत है सोसाइटी। और एट द सेम टाइम आपको नॉर्मल चीज अवेलेबल है, फास्ट फूड भी अवेलेबल है, और उन दोनों में से आप चूज करके क्या खा रहे हो, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट इज हाउ आई बिलीव इन दिस होल मैटर। सर एक बहुत कॉमन जो क्यूरियोसिटी रहती है जनरल पब्लिक में, वो ये है रिगार्डिंग कि विच ट्रीटमेंट इज बेस्ट, विच ट्रीटमेंट इज बेस्ट। जहाँ पे आता है आयुर्वेदा, लोग कहते हैं आयुर्वेदा से ज़्यादा अच्छा इलाज हो सकता है। फिर एक स्ट्रीम आती है होम्योपैथी आती है, फिर एक जनरल मेडिसिन हो गई हमारी एलोपैथी। आपके हिसाब से क्या बेस्ट है, मतलब किसको आप रेट करते हैं बेस्ट एज ए डॉक्टर? एंड एज अ पेशेंट अगर आप आयुर्वेदा या होम्योपैथी इसलिए ले कि इसकी साइड इफेक्ट्स नहीं है, ये गलत है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल या पेशेंट्स हैव सीन दे टेंड टू आयुर्वेदा, क्योंकि उनका बिलीव ये है कि एलोपैथी में कई सारे साइड इफेक्ट हैं, हैबिट फॉर्मिंग है, जबकि आयुर्वेदा इसमें एलोपैथी में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो ये कॉन्सेप्ट गलत है। आपको पहले ही समझ लेना चाहिए कि बीमारी क्या है और किस वजह से है और किस रीजन से ये हुआ है, और उसको एक होलिस्टिक अप्रोच से लेना चाहिए। कि मैं आयुर्वेदिक सिस्टम को एलोपैथिक सिस्टम को इक्वली मानता हूँ, ऐसा नहीं है कि वन इज बेटर देन दी अदर, बट एट द सेम टाइम आप गलत फहमी में उसको ट्रीटमेंट लेना वो सही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ पे आपको लगता है कि एक सर्जरी से एक चीज़ ठीक हो सकती है, वहाँ पे आप मेडिसिन खा के या आयुर्वेदिक या यूनानी या होम्योपैथी मेडिसिन खा के उसको ठीक कर रहे हो, वो थोड़ा गलत है। आप फॉलो करो एंड प्रेफरेबली आपको अगर बिलीफ है, जो आपकी फेथ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट दैट इज द बेस्ट मेडिसिन। अगर आपका फेथ आपको ले जाता है उसकी तरफ, आप स्ट्रांगली बिलीव करते हो, इट विल हेल्प, बट डोंट इग्नोर द अदर पॉसिबिलिटीज ऑल्सो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल्स कैंसर सर्जरीज होते हैं ये सारे, हालांकि आप कई सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन ये प्रमोट करते हैं कि वी कैन ट्रीट देम एंड ऑल दैट। तो आई वुड से कि पब्लिक शुड बी अवेयर, वो जानना उनको ज़रूरी है कि क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, इसके लिए क्या क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है। देखिए जो एलोपैथिक मेडिसिन आप बात करते हो, जो रिसर्च के दौरान ही बना, करेक्ट, ऐसा नहीं है कि कल को मैं उठ के बोलूँ कि भाई यही है, कोई नोबडी विल मैनेज, करेक्ट, नोबडी विल बिलीव। मेडिकल फील्ड में तो कम से कम बात मानेंगे। अगर मैंने 100 लोगों पे केस किया, मैंने ऑपरेशन किया हो, और 100 लोगों में से मैं अपना पब्लिश कर रहा हूँ मेरी फाइंडिंग्स, मेरी सर्जरी की जो रिजल्ट्स हैं, एनालिसिस है, और उसमें पॉजिटिविटी आती है, तभी जाके मैं ये बोल सकता हूँ कि ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सही है। सो आजकल की जो ट्रीटमेंट है इट इज एविडेंस बेस्ड। आजकल की जो मेडिसिन है एविडेंस बेस्ड। यस, आप कभी भी एक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अपने हिसाब से, ये मेरे तो 20 साल की प्रैक्टिस है, मैं तो यही दूंगा डॉक्टर करके आप दे नहीं सकते। कल्चर्स हैं, आप यूरिन कल्चर आते हो, उसमें स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स आते हैं, आप स्पेसिफिक दवाई देते हो, तब जाके ये ठीक हो। इट्स ऑल रिसर्च बेस्ड एविडेंस दैट मेक्स एलोपैथिक मेडिसिन स्लाइटली बेटर ऑप्शन। एट द सेम टाइम आयुर्वेदिक में भी ऐसी कई सारी ट्रीटमेंट्स हैं जो फायदेमंद है, विच इज टू बी बेनिफिटिंग द पेशेंट, बट अ पेशेंट शुड अंडरस्टैंड कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, फॉर दैट ही शुड बी अवेयर ऑफ। ये कोई अगर बोले कि मैं तो ये ट्रीटमेंट करूँगा वो ट्रीटमेंट करूँगा, आई विल नॉट लेट दैट पर्सन। एट द सेम टाइम इवन फॉर एलोपैथिक प्रैक्टिशनर्स ऑल्सो, कि गलत दवाई दे के आप कोई पेशेंट का ट्रीटमेंट करो, ये भी सही नहीं है, दैट इज ऑल्सो नॉट द राइट। सो कोई भी सिस्टम को किसी दूसरे सिस्टम के ऊपर डाल के बोलना कि यही सही है, आई विल नॉट बी। फॉर ए पेशेंट एक होलिस्टिक रिस्पॉन्स होनी चाहिए,
Ayurveda में भी they are very particular about the kind of diet you eat, about the lifestyle you practice, which is very important. देखिएगा आप तभी आपकी डिजीजेस क्योर होती हैं अगर आप ये सब फॉलो करते हो, प्रैक्टिस करते हो, नॉट ओनली पॉपिंग अप, यानी आप दवाई कर लेते हो और बाकी का अपना जो चाहे कर लो, इससे क्या होगा? योर बॉडी इज नॉट गोइंग टू गेट एनी बेटर. So you should have a holistic approach to the disease. That is what. सर आयुर्वेद में ना ज़्यादातर मैंने देखा है जो लोगों के अंदर मिसकंसेप्शंस हैं वो ये है कि आयुर्वेद में टाइम बहुत लगना है, और जो अपनी ये दिस इज बेस्ड ऑन नेचुरोपैथी में बेसिकली. अभी जो हमारा मेडिसिन है, जनरल मेडिसिन है, इसको कहते हैं इफेक्टिव बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा तेज इलाज होता है, आप 2 दिन में ठीक हो जाओगे, आज गोली खाई शाम में बुखार उतर गया. आयुर्वेद में हो सकता है ये चीज़ दिस कैन टेक 3 days 4 days, ज़्यादा टाइम लग सकता है. तो इसी वजह से ज़्यादा मिसकंसेप्शन पैदा हुए. इस पर क्या होगी? To be very honest, I'm not the right person to comment on Ayurveda. ठीक है, क्योंकि मेरे पास आई कोई डिग्री है ना मैं उसके बारे में पढ़ चुका हूँ. बट आई नो बाय रीडिंग, आई नो बाय सर्टन कि हम अपनी डेली रूटीन लाइफस्टाइल में जो चीज़ें जैसे फॉलो करते हैं, ये ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्क्राइब इन आयुर्वेदा है. The practice of life, essence of life, yes, essence of life. तो काफी चीज हम प्रैक्टिस करते हैं. The way kind of food you eat, the regional, eating the local delicacies, ये सारी चीजें. जैसे आप केरल में रहो तो वो लोग चावल खाते हैं, ऊपर पंजाब में आओ तो रोटियाँ खाते हैं. बस उस एरिया के, उस बेल्ट के, उस लाइफस्टाइल के, उस एनवायरनमेंट में वो वाला खाना सही रहता है. This is नुकसान भी नहीं करता. Yes, नुकसान भी नहीं करता. So this is some concept which you have always born and brought up with. We are being told that आप चावल ज्यादा खाओगे तो मोटे होगे. Exactly. And Kerala they don't. Yes, see केरला में they लोग use coconut oil. Coconut oil के खिलाफ काफी सारी चीजें हैं कि ये तो बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल है, बट उसकी बेनिफिट्स भी हैं. The same time as we come to the north side, mustard oil काफी यूज हो जाता है. That is because of the local, the environment, सब कुछ जो यहाँ सूट होता है. That is how it is. So इसलिए like I told you पहले, एक सिस्टम को इम्पोर्टेंस है कि बताना कि इसमें ज्यादा फायदेमंद है, इसमें ज्यादा फायदेमंद नहीं है, ये गलत. बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जैसे बोलता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल इफ अ पेशेंट वो मानता है कि मेरा आयुर्वेद से अच्छी ट्रीटमेंट होगा, एट द सेम टाइम उसको एक एलोपैथी से भी बेनिफिट हो जाएगा. ऐसा भी हो सकता है कि दैट आयुर्वेदिक एंड एलोपैथिक दे कंबाइनली हैव अ डिस्कशन लाइक एंड सी व्हाट इज द बेस्ट फॉर द पेशेंट एंड देन ट्रीट अकॉर्डिंगली. वो भी एक कंसेप्ट हो सकता है व्हिच कैन बी डन इन अ वेरी गुड. And as a practitioner, I believe we should not have that ego कि हमारा बहुत important है, हमारा बहुत ज़्यादा, and we should have a discussion. We should be open for a discussion and see कि patient के लिए सबसे ज़्यादा beneficial क्या होगा. Sir, एक चीज़ और है, maybe a bit controversial, maybe on your end, but एक चीज़ है, आजकल हम ना एक देखते हैं डॉक्टर मनीष हैं, एम्स चंडीगढ़ की. ही इज़ क्वाइट पॉपुलर एंड काफ़ी उन्होंने लोगों को एक लेगेसी है जो डॉक्टर राजीव दीक्षित की थी वो उन्होंने ड्राइव की है, एंड काफ़ी लोग ठीक भी हो रहे हैं, उन्होंने काफ़ी लोगों का भला किया है, ठीक किया है. अच्छा, वो जो बताते हैं अपनी वीडियोस में कि स्टेज 4 तक का कैंसर भी एक डिटॉक्स वाटर से, एक हेल्दी लाइफस्टाइल से ठीक किया जा सकता है. तो वहाँ पे हम किस पे रिलाई करें, एक ऑडियंस जो है वो किस पे रिलाई करें, वो इस पे ज़्यादा चाहे कि हम मेडिसिन की तरफ रुख करें या हम जनरल उसकी तरफ रुख करें आयुर्वेदा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम कैंसर की स्टेजिंग करते हैं, ये मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ एलोपैथिक मेडिसिन में होता है कि आपने कैंसर का स्टेजिंग किया बेस्ड ऑन योर फाइंडिंग्स. सो इट्स नॉट पार्ट ऑफ उनके लिए स्मूथ शो कि कैंसर है नहीं है एज स्टेजिंग से. एट द सेम टाइम देखिएगा, कैंसर डजंट मीन सिंपल थिंग्स. इट्स अ कॉम्प्लेक्स थिंग विच इज हैपनिंग इन योर बॉडी. And I believe नहीं करोगी, there are self-resolving cancers also. Okay. whether वो एलोपैथी वाले ट्रीट कर रहे हैं, वो मेडिकल वाले ट्रीट कर रहे हैं या नॉन मेडिकल वाले ट्रीट कर रहे हैं या होम्योपैथी वाले ट्रीट कर रहे हैं. There are certain things as that also. So science sometimes is not unexplained. I mean, cannot be explained by simple terms. But human body is a very complex mechanism. इसको हम काफ़ी साल से जानते हुए आए हैं, अभी भी जान रहे हैं कि क्या है, क्रोमोसोम लेवल पे क्या हो रहा है. That's why this is जो नोबेल प्राइज वो स्टडी बहुत हाई लेवल पे होती है. कैंसर में उनको ट्यूमर बायोलॉजी तक आ गए हैं. वी आर मूविंग इन काफ़ी, वी आर स्टिल अंडरस्टैंडिंग द एंटायर कॉम्प्लेक्स. एंटायर से काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन. जैसे हमेशा हमने सुना है कि कोई एलोपैथिक डॉक्टर में सर्जन ने बोला है कि चलो कैंसर ये तो ट्रीटमेंट नहीं होता, आप घर जाओ
और पेशेंट 2 साल बाद आ रहा है और बोल रहा है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ हुआ नहीं है। करेक्ट सो इट हैज हैपेंड इन माय पेशेंट्स आल्सो, आई एम टेलिंग यू। यहाँ पे मैंने ऑपरेट किया है और मैंने बोला है कि आपको कीमोथेरेपी लेनी पड़ेगी क्योंकि आपका स्टेज 3 में है या स्टेज 4 में है, या यानी स्टेज 4 में हम लोग एडवांस लेते हैं, तो स्टेज 3 में है तो आपको अभी कीमोथेरेपी जरूरत। और पेशेंट गया नहीं तो मैं तो अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन करूँगा, 2 साल बाद मेरे पास नहीं आया, हमने पेट CT किया है, कुछ है नहीं। आई एम सेइंग कि ह्यूमन बॉडी इज अ मिरेकल। आप उसको भगवान का नाम दो या डॉक्टर का नाम दो या किसी साइंटिस्ट का नाम दो या किसी गवर्नमेंट का नाम दो, जो भी करो, जिसने भी किया है इट्स गुड। जैसे ही पेशेंट का फेथ रहता है हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वी शुड नेवर डिसअपॉइंट क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इज वेरी स्टीक, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज हाउ इट चेंज। दैट इज हाउ चेंज। रिसेंट हम मुझे याद है रिसेंट टाइम पे हम देखा करते थे किसी को ट्यूमर अल्सर, दिस वर वेरी हार्ड टर्म्स, किसी को हुआ तो लोग पूरी सोसाइटी डर जाती थी इसको ट्यूमर है, इसको अल्सर है। नाउअडेज आई सी दैट पीपल आर मच अवेयर, ये चीज़ें होती हैं, दे गो टू डॉक्टर, पता चलता है जस्ट अ सिंपल छोटा सा कुछ है, दैट इज कॉल्ड अल्सर, ट्यूमर भी ट्रीटेबल है। एब्सोल्युटली, दिस इज ट्रुथ। आजकल जैसे चेस्ट पेन हुआ उससे पहले कुछ वो पेशेंट मरीज हॉस्पिटल में खुद को खुद आ जाता है। पहले आप देखते थे कि वहाँ पे वो रिससिटेट होकर लोग उसको एम्बुलेंस बुला के लेके आते। सो थिंग्स हैव चेंज्ड, दैट अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन अवेलेबिलिटी ऑल्सो। आजकल हर हॉस्पिटल में बेसिक ट्रेनिंग ये सारा कुछ रहता है, लोगों को अवेलेबिलिटी है चीज़ों का, वेदर इट इज़ टर्शरी केयर सेंटर या प्राइमरी केयर सेंटर, the knowledge is there, that will actually benefit the patients a lot. सर एज अ डॉक्टर वन मोर क्वेश्चन, हाउ वुड यू रिकमेंड कि किसी भी कंपनी को एज एन ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कंपनी को अपने एम्प्लॉयज़ के लिए मेडिकल इंश्योरेंस देना चाहिए, वन, या फिर पर्सनल बेसिस पे किसी भी इंडिविजुअल को अपने लिए मेडिकल इंश्योरेंस मस्ट है अपने लिए? व्हाट इज योर टेक? See, health is a very unpredictable, and most importantly, with COVID, we all have got कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, क्या है कैसा नहीं। सो आई जस्ट बिलीव कि एनीथिंग हैपनिंग बैड इन हेल्थ, ठीक है, शुड नॉट लेट अ पर्सन और हिज फैमिली सफर ऑन द फाइनेंशियल ग्राउंड्स। ठीक है, आपकी जो बीमारी है वो इतनी भी बुरी होनी नहीं चाहिए जिसकी वजह से आपकी फैमिली रोड पे आ जाए या उनके पास आगे कुछ Yes, लोग अपनी ज़मीन बेच के इलाज कराते हैं, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे इंश्योरेंस का काफ़ी एडवांटेज है। और मैं तो इनफैक्ट यंगस्टर्स को यही बोलता हूँ कि अर्ली आप इंश्योरेंस कर नहीं सकता, तो जैसे जैसे आपकी एज आगे चलती जाती है, एक तो आप बीमारी का शिकार हो ही जाते हो, उसके अलावा आपकी इंश्योरेंस की प्रीमियम ये सारी कुछ बढ़ जाती है, अमाउंट बढ़ जाता है टोटल, ये एक डिसएडवांटेज रहता है। तो इसलिए जितनी जल्दी आप इंश्योरेंस ले लो, इट्स सिक्योरिंग यू एंड योर फैमिली। तो कंपनीज आर डूइंग एक्सीलेंट क्योंकि वो हेल्थ प्रमोशन में अपना इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एंड उनकी फैमिली का करा देते हैं। दिस इज एक्सीलेंट which is We have been observing this since a long time, like ज़्यादातर कंपनीज को एक प्रिविलेज की तरह अपने एम्प्लॉयज को दिखाते हैं कि हम मेडिकल इंश्योरेंस दे रहे हैं। whether they take it out of their own pocket or the employees pocket, it is still worth it। corporate insurance तो अच्छी चीज़ है, इंडिविजुअल इंश्योरेंस भी होनी चाहिए मेरे ख्याल से। हर एक इंडिविजुअल का अपना एक इंश्योरेंस होना चाहिए ताकि वो जब जॉब भी चेंज करे और दूसरी कंपनी में जाए तो उनका अपना एक खुद का होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए अपनी और अपनी फैमिली का ज़रूर होना चाहिए। आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट। एक दूसरी चीज़ ये होती है क्या है कि फॉर एग्जांपल विद इंश्योरेंस आपको एक बेटर हॉस्पिटल की भी फैसिलिटी अवेल करने की ताकत आप में आ जाती है, बिल्कुल आती है। जैसे आप पहले आप सोचते हो कि जैसे मैं 40 जाऊँ, मैक्स जाऊँ या अपोलो जाऊँ या ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल जाऊँ, क्या मेरे पास इतने पैसे के लिए पैसा है? ऑन द कॉन्ट्री, अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो यू कैन easily avail it and claim it and you can go and get best of the treatment, which is your right. फिर इसमें भी कंट्रोवर्सी है जहाँ पर कई सारे मेडिकल इंश्योरेंस हैं जो आप इनिशियल स्टेज पे काफ़ी सारी डिजीज़ को बोलते हैं कवर नहीं करेंगे। आप गए, आपको इलाज की ज़रूरत है, आप उसमें गए हैं और आपको पता लगता है कि ये तो मेरे मेडिकल इंश्योरेंस में कवर है ही नहीं। यस, देखिएगा हर इंश्योरेंस या इन जनरल आप हेल्थ इंश्योरेंस की बात करिए, हर जो इंश्योरेंस आप करते हो हर किसी चीज़ में देयर आर फाइन लाइन्स जो आपकी जहाँ आप साइन करते हो, आपको ये पढ़ना है, आपको ये अवेयर होना है, आपको हर किसी से डिस्कस करना है ताकि आप एग्जैक्टली जान लो कि इसमें क्या है, क्या अवेलेबल नहीं है, कैसा है, क्या क्या मिसिंग आउट है, ये है ना बहुत ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू, आपको 1 करोड़ की इंश्योरेंस मान के चलिएगा, हेल्थ इंश्योरेंस आपको 5,000 में भी मिलेगी, आपको 10,000 में मिलेगी,
आपको 20,000 में भी मिलेगी, आपको 50,000 में भी मिलेगी। आपको जानना है कि इनका सब डिफरेंस क्या है, आप में क्या फर्क है इसमें, कि इसमें मुझे क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, एक्स्ट्रा क्या मिलेगा। तो आपको ये जानना जरूरी है और अकॉर्डिंगली लेना है। ये नहीं कि बस मैंने 1 करोड़ का इंश्योरेंस 5,000 में ले लिया, उसने तो 20,000 में लिया, बट उसको बेनिफिट्स अच्छे मिल रहे होंगे, रूम की टैपिंग नहीं होगी, सर्टन इंस्ट्रूमेंट्स या सर्टन इसमें आपको रिडक्शंस या को पेमेंट ये सारा नहीं होगा। सो ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, उसकी इंश्योरेंस आप लिखते हो, तो वो क्या कवर करता है, क्या नहीं करता, वैसे ही एक आई बिलीव आज की जो पेशेंट्स है, व्हेन दे टेक अ हेल्थ इंश्योरेंस, वो कंज्यूमर बन जाते हैं। एग्जैक्टली, एज ए कंज्यूमर आपका ये राइट है, आपको जानना भी ज़रूरी है कि आपको क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है। So moving on to my next question, which is again very controversial. Maybe you answer or not. Sir, it is about medical ethics. Recently, nowadays we have seen a lot many web series. अभी हम recently देखते हैं काफ़ी सारे web series आई हैं. MX Player पर मौजूद है, Play करके web series मौजूद है, और भी सारी हैं काफ़ी सारी, जिसमें अनएथिकल प्रैक्टिसेस को दिखाया गया है, जहाँ पर फार्मा कंपनीज जो हैं वो बना रही हैं मेडिकल गलत तरीके से ट्रायल्स चल रहे हैं। एज अ डॉक्टर आप मतलब इस पे आपका क्या टेक है? एथिक्स कितना जरूरी है इस प्रोफेशन? मेडिकल फील्ड इज लाइक एन ओशन। ओशन यानी जहाँ पे हर चीज़ें आपको देखने को मिलती है। There are ups, there are downs, there are bad things, there are good things. So you have lot of in this industry. मैं किसी चीज़ को डिनाई नहीं करूँगा है या नहीं है, बिकॉज ये बोलना मेरे लिए ठीक नहीं है। बट एज एन इंडिविजुअल, एज ए डॉक्टर, यू शुड नो व्हाई यू आर हियर। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है किस वजह से आप, क्योंकि देखिए हमारा जो ट्रेनिंग पीरियड होता है काफ़ी लंबा होता है। फॉर मी व्हेन आई हैव स्टार्टेड माय प्रैक्टिस इट इज़ अबाउट 18 to 10 years, जहाँ से मैंने एजुकेशन शुरू किया। सो यू कैन ऑफ डेवलप ए टॉलरेंस एंड इट गोज, जिस बिलीफ से आप आए उसी बिलीफ, सी मनी इज देयर एवरीवेयर, इफ यू डू योर वर्क प्रॉपर्ली यू विल गेट, राइट, एंड इफ यू डू इट एथिकली यू विल स्टिल गेट। सो व्हाई यू नीड टू डू समथिंग व्हिच इज नॉट करेक्ट, व्हिच इज अनकरेक्ट। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं है या हमारी वर्जन बिल्कुल बढ़िया बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, दैट कुड बी। एट द एंड ऑफ द डे मैंने ये देखा है कि पेशेंट्स जिस तरीके से आजकल अवेयर, दे नो एवरीथिंग बिफोर दे कम टू यू, दे वुड हैव गूगल्ड इट आउट, गूगल सारा करके सारा कुछ देख के आपको ऐसा लगता है कि मैं इनके लिए बोल रहा हूँ या मेरे लिए बोल रहे हैं। सो यू नो इट गोज इन दैट एक्सटेंट, ये सब जानते हैं। So awareness is very important. They know the doctor is telling truth. Yeah, they know the doctor is telling truth. And they question, they cross question. आप ऐसा लगता है कि आप कोई कोर्ट में बैठे हो और आपको ना कोई लॉयर आपको बहुत क्वेश्चन पूछे, ऐसा भी लगता है कभी कभी। बट हम ये मान के चलते हैं कि ये पेशेंट की एंग्शियसनेस होगी या उनकी फैमिली की कोई फीलिंग होगी, जिससे yes we need to answer, we need to उनकी डाउट्स जो है वो क्लियर करना होता है, everything. And I believe it's again at a very personal stage. Like, how good you are a society to the, citizen, good citizen to the society. That is what matters. This is my personal observation. I have seen this. ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन का है कि आप मेट्रो सिटीज में जाएंगे, डॉक्टर्स आर मच रिस्पॉन्सिव। आप उनसे सवाल पूछते हैं, आप उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, they answer until yes answer. बट जब हम छोटे टाउन में जाते हैं सर, तो डॉक्टर्स जो वो सुनते नहीं हैं, वो अपना बताते हैं। सिचुएशंस आर डिफरेंट नाउ। एक और चीज़ है, जैसे आई हैव पेशेंट्स को अभी बोलता हूँ, अगर उनके दिमाग में कोई डाउट है, इफ दे फील देयर समथिंग रॉन्ग, दे शुड ऑलवेज गेट अ सेकंड ओपिनियन, एंड बाय गेटिंग अ सेकंड और थर्ड ओपिनियन इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स राइट ऑफ द पेशेंट। और उसको आपको पता चलेगा कि इस डॉक्टर ने भी सही बोला है या इस डॉक्टर ने गलत बोला है, या ही इज ट्राइंग टू बिल्ड। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि 3-4 लोग एक ही चीज़ बोले। अगर वो अच्छा है तो इसका मतलब है कि आप सही ट्रैक, अगर दूसरा बोले कि ऐसा नहीं हो सकता वैसा है, तो देयर रेजेस अ डाउट। मेरी बात यस एग्जैक्टली। सो होता है, आई विल नॉट डिनाई दैट कि नहीं होता है ऐसा कुछ, बट वेरी 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 लेस। समवन इज पुअर सर, वो 3 लोगों को नहीं अफोर्ड कर सकता है। आई कंप्लीटली एग्री। तो आई टोल्ड यू कि आई कम फ्रॉम सब डिवीजन हॉस्पिटल, मेरी जो बेसिक ट्रेनिंग हुई है सब, आई हैव गेटेड टू पोरेस्ट ऑफ पोरेस्ट, जिसके पास पॉकेट में 1 रुपया भी। द गवर्नमेंट in these hospitals are doing excellent, doctors are doing excellent job. और मैंने इतने बड़ी सर्जरीज को पे हॉस्पिटल में किया है जहाँ पे हमें they have not charged patient any 1 rupee also, and they are not doing such surgeries which will cost lakhs and lakhs rupees in private hospital. So excellent job is being done for that. Even today a poor man is cared for.
That is what I that see. retains our trust in government. Yes, absolutely. I see that it's a good work that is going on. There's no doubt about it. Guidance, yes, that is required, that is important. And so much awareness that is around. Chances of you being misguided is very less. आज आप बताइए आज की डेट किसके पास स्मार्टफोन नहीं है अगर आप देखा जाए इट्स नॉट द प्रिविलेज ऑफ द रिच पीपल यू सी a lower middle class or a lower class of they do have a smartphone आप picture लेवल की बात है वो YouTube वीडियोस देखते हैं you see someone down even as a courier also बैठ के अपनी YouTube videos देखता है अपनी ये देखता है so awareness is there the media is ensuring that the right kind of information goes to the people who want then they can discuss they can see they can analyze and they can do सर एक मिथ है कि ज़्यादातर लोगों के मन में ये होता है, मेरे भी मन में है, एक मिथ है कि हम मेडिसिन खाते हैं, ज़्यादातर मेडिसिन से हमारी धीरे धीरे इम्यूनिटी कम हो रही है, जनरल इम्यूनिटी कम हो रही है। या फिर अगर हम वही आयुर्वेद की जो हम बात कर रहे हैं, आयुर्वेद की दवाएं ले रहे हैं, वो नेचर है, हम कोई जूस यूज़ कर रहे हैं, किसी चीज़ का पानी यूज़ कर रहे हैं तो उससे नहीं होती है। तो थोड़ी सी इस चीज़ पर क्लैरिटी चाहिए आपसे। ओके तो देखिए बेसिकली जो हमारा इम्यून सिस्टम ये कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इसको जैसे मान लीजिए चलिए एक आइडियल सिस्टम वैसे सही टाइम पे सोना गुड एडिक्वेट स्लीप होना आप अपनी बॉडी को अब्यूज ना करना गुड एक्सरसाइज स्ट्रेस कम लेना सो दिस इज ऑल वेरी गुड इम्पॉर्टेंट फॉर इम्यून सिस्टम टू डेवलप। अब जो मेडिसिन की हम बात कर रहे हैं सो जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है जैसे आयुर्वेदा है होम्योपैथी दिस हैव देयर ओन प्रिंसिपल ठीक है और उन्हीं से वो डेवलप होके आया है। सो जैसे साइंस बढ़ता गया एडवांस टेक्नोलॉजी होता गया इसी को आप मान के चलिए फाउंडेशन से ये आगे आज भी कई सारे मेडिसिन है विच आर प्लांट बेस्ड नॉट ऑल मेडिसिन आर केमिकल बेस्ड या एनिमल बेस्ड सो प्लांट बेस्ड मेडिसिन भी है फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी सबगोल हस्क इट्स ऑल प्लांट बेस्ड कई सारे प्लांट बेस्ड मेडिसिन भी हैं जो तो एक पर्टिकुलर मेडिसिन खाने से इम्यूनिटी वीक होना बोलना इज वेरी डिफिकल्ट thing to say. At the same time, आजकल एक और चीज़ जो देखने को मिल रहा है is a medical abuse. Medical abuse क्यों? आपको फीवर आ गया, आपने तो ये लिया। अब 2 दिन में फीवर कम नहीं हुआ, आपने अपने आप से एक एंटीबायोटिक ऐड किया और या तो आपने ऐसे दिमागों से पिछली बार जब हुआ था डॉक्टर साहब ने ये दिया वो मुझे लगा कि काफ़ी अच्छा था इस बार भी ले लेते हैं यू आर नॉट इवन सीइंग कि आपको क्या प्रॉब्लम है आपको क्या इश्यूज है बस यही My bad, I do this. Absolutely. It's done by everyone. So जैसे कोविड के दौरान ये मेडिसिन से ठीक हो रहा है वो मेडिसिन से ठीक हो रहा है सब लोगों ने इतने सारे ये ऐसे चीज़ें किए हैं सो इट्स बट कॉमन जब ऐसे अब्यूज होता है डेफिनेटली इट अफेक्ट्स आवर इम्यून सिस्टम इट अफेक्ट्स आवर बॉडी इफेक्ट्स आवर ऑर्गन ये सारी चीज़ें We are being doctors ourselves. Yes, exactly. We are being doctors ourselves without knowledge. Only with experience and whatever you can put that as a criteria जो आप criteria लगा सकते हो this is a wrong thing. So what I suggest is okay you can follow your traditional जो आप करना चाहते हो वो आप सब कर सकते हो but if it goes beyond a certain point जहाँ पे आपको लगता है कि you're not feeling too good I feel you should visit any form of doctor that you can yes and then take the right advice and right guidance and go ahead that way around you will not abuse your body and your system will also. On the other side, immune system के लिए the only way you can be your own doctor is by following a healthy set of lifestyle practices, including good food, good diet, good sleep, and good exercise. This is the best way. Right. So maybe from a surgeon it may be a very normal question, but क्या लगता है बुखार हमें आना चाहिए तो हम कब तक दवा ना लें? That's not what I believe is बुखार क्यों आना चाहिए? What is the reason for fever? फॉर एग्जाम्पल एज ए सर्जन जब भी मैं कोई सर्जरीज करता हूँ कॉम्प्लेक्स सर्जरी करता हूँ एज अ रिएक्शन टू दैट सर्जरी एज अ रिएक्शन टू व्हाट प्रोसेस द पेशेंट इज अंडरगॉन पेशेंट कैन डेवलप तो मुझे उस फीवर को डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा पैथोलॉजिकल कॉजेस यानी कहीं इन्फेक्शन है यूरिन में इन्फेक्शन है लंग इन्फेक्शन है या किसी और रीजन से इन्फेक्शन है तो वो मुझे डिस्टिंग्विश करके आई हैव टू ट्रीट दैट अकॉर्डिंग वैसे फिजिशियंस के में भी जो कॉमन फ्लू जो पेशेंट्स आते हैं कोई फीवर्स किए जाते हैं माई पर्सपेक्टिव इज इफ द फीवर इज इंक्रीजिंग इट इज कॉजिंग एडिशनल सिम्टम जैसे आपको वॉमिटिंग हो रहा है कोल्ड कॉफ हो रहा है
आप खाना ठीक से खा नहीं पा रहे, उल्टियाँ हो रही है, लूज मोशंस हो रहे हैं, दैट्स द टाइम व्हेन यू शुड एक्चुअली गो एंड सी द डॉक्टर। ओवर द काउंटर मेडिसिन क्रोसिन अवेलेबल है, जैसे क्रोसिन और डोलो, पैरासिटामॉल बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यू कैन टेक द फीवर, यू कैन नॉर्मल फीवर होता है 98.4 to 6 नॉर्मल होता है, एनीथिंग अबाउट दैट called as a fever, which can lead to other symptoms also. So you can start with the paracetamol. If it doesn't get better, you can go and see a doctor for sure. राइटली सेड यू सेड पहले हम ऐसा करते थे कि गर्म पानी ठंडे पानी की पट्टी रखते थे। Yes, अब exactly. गर्म है बॉडी Yes. है, ठंडे पानी की रख के पट्टी Yes. 2-3 दिन ठीक है। Absolutely. आज तो क्रोसिन लेते हैं, Yes. पैरासिटामोल लेते So that's why I said, first traditional जो आपको करना है, ठंड लग रही है स्वेटर पहन, जो हमारा है, Basic सॉक्स पहन principles. लो, जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम, आपको सर्दी हो रही है, काशी हो रही है, कीप देम अवे फ्रॉम सर्टन काइंड ऑफ फूड्स, ये सारा वो सब आप कर लो। बट इफ यू फील दैट इट इज नॉट ईटिंग, जैसे कुछ खाया आपने, उसके बाद आपको गैस होने लगा है, यू आर पेइंग, अवॉइड दैट, उससे बेटर होने लगा है बेस्ट है। अगर नहीं हो रहा है देन यू हैव टू सी द डॉक्टर। सो दैट इज हाउ इट गोज। फॉर स्टार्टर्स, जो सिम्टम्स आपको रिजॉल्विंग लग रहे हैं, या it's not causing you any harm or disturbance in your routine life, you can wait and watch. But if you feel it is disturbing your routine life, यानी आपकी रोजाना जो काम काज के लिए वो it is affecting you, तो you have to see it. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एक्सपर्टीज, जहाँ आपकी मेजर एक्सपर्टीज है, वेट लॉस। कितनी सर्जरीज करते हैं वेट लॉस की, और क्या रिक्वायरमेंट है भी नहीं है वेट लॉस, इतना तो हाइट बना रखते हैं। So see, obesity जो हम बोलते हैं, यानी मोटा, ओबेसिटी जो हम लोग कॉमन है, पहले क्या होता था, इट यूज्ड टू बी रिच, क्योंकि रिच के लिए एक्सेस था फूड, ये सारे के लिए, बट इज नॉट सो। इफ यू सी वॉक अराउंड द रोड, आप देख सकते हो कि इट इज देयर एवरीवेयर, ठीक है, एंड इट इज ए साइलेंट किलर। वो ये जो बीमारी को अपने अंदर लेके आदमी जाता है मोटापे की वजह से, इट्स इनयूमरेबल। आपकी किडनी हो या हार्ट हो, आपका जीआई सिस्टम हो, लंग्स हो, हर सिस्टम को वो अफेक्ट करता है इनडायरेक्टली, ठीक है। सो द थिंग इज कि मोटापा एक बीमारी इन इटसेल्फ। पहले क्या होता था, इट वाज ए पॉजिटिव फैक्टर, मोटापे की वजह से ये हो रहा है, मोटापे की वजह से वो हो रहा है। अब WHO ने उसको एक क्रॉनिक बीमारी, यानी क्रॉनिक डिजीज को कह के कैरेक्टराइज किया है। 100 बीमारियों का घर भी है। यस, 100 बीमार का कर भी 100%। और नॉट ओनली रेगुलर, जैसे आपको डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, ये सारी चीज़ें हैं, उसके साथ साथ कैंसर्स भी ओबेसिटी के साथ जुड़े हुए हैं। सो सी ओबेसिटी जो होती है, मोस्ट ऑफ टाइम इट्स जेनेटिक सर्टन वेल, जिसको हम ओबेसिटी को हम नापते हैं आज की डेट में, जो काफ़ी हद तक रिलेवेंट है, इज विद योर BMI, यानी बॉडी मास इंडेक्स, जो आपकी वेट और हाइट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। कई सारे पैरामीटर्स और भी है, बट ये क्लोजेस्ट है जो आपको बताता है कि आपकी ओबेसिटी कितना है। तो बेस्ड ऑन द BMI, जैसे अगर आपका BMI 25 से ऊपर 30 तक है, तो वो ओवरवेट कैटेगरी में कैरेक्टराइज किया जाएगा। मोर देन 30 ओबेसिटी कैरेक्टराइज किया जाएगा, यानी मोटापा कैरेक्टराइज किया जाएगा। मोर देन 35 मॉर्बिड ओबेसिटी। मॉर्बिड ओबेसिटी यानी अब ये ओबेसिटी आपकी ऑर्गन्स को अफेक्ट करने लगा है या कर चुका है। सो दैट इज हाउ इट वर्क। फिर सुपर ओबीस आता है, ऐसे जो 40-50 के ऊपर आ जाता है, ग्रेड 1 ग्रेड 2, ऐसे कई सारी इसमें चलता है। अलॉन्ग विद दैट, जैसे कोमॉर्बिडिटी, जैसे डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, इसको मेटाबॉलिक एक डिजार्डर कहते हैं, हाइपरलिपिडीमिया हो, फैटी लीवर हो, यू हैव ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ऐसी कई सारी बीमारियां इसके साथ जुड़े रहते हैं, जिसको हम कोमॉर्बिड डिजीज, यानी जो उसके साथ एक ओबेसिटी के साथ एक्कम्पनी करके चली जाती है। तो ये भी एक अलग सा फैक्टर है। जब आप ओबेसिटी को ट्रीट करते हो, तो इन सब डिजीजेस में काफ़ी तय तक इनकी लिमिशंस, यानी रेजोल्यूशंस आ जाते हैं। जैसे आप मोटापे को कम करके तो डायबिटीज रिमिशन में चला जाता है। कभी कभी पेशेंट्स इसके लिए मेडिसिन भी लेने की जरूरत नहीं होती है। सेम थिंग हैपेंस विद हाइपरटेंशन। सो एक सर्टन एक्सटेंट जब आपकी लाइफस्टाइल आप चेंज करते हो, लाइक रिड्यूसिंग वेट, ट्राइंग विद अ गुड डाइट, एक्सरसाइज, ये सारा कुछ में इट हेल्प्स। बट एक ऐसी कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स भी होते हैं जो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलिए जिसका 200 किलो है, आप उसको थोड़ी बोलेंगे सुबह उठ के 10 किलोमीटर बाप नहीं करता, वो कहीं 10 बार कभी कभी वो बेड से नहीं उठ पाता, कैसे करेगा? हाउ यू गोइंग टू हेल्प हिम? आप उसका खाना पीना बंद कर दोगे तो वो तो वैसे भी उसके लिए ठीक नहीं है, कितना भी कम कर दो इट इज नॉट गोइंग, उसकी डाइट ही ज़्यादा है। ये तो only thing that can come into your help is surgery, and surgery can give you that definite response, relief from that weight loss. So just because you're not losing weight, if you're not in the medical indication, then doing surgery is
एट द सेम टाइम अगर आप उस मेडिकल इंडिकेशन की कैटेगरी में, जैसे हम मानते हैं मोर देन 35 BMI with comorbidities like diabetes, ये सारे they come in the indications for surgery. So उस कैटेगरी में हम सर्जरी प्रेफर करते हैं एंड दैट वी हैव सीन हैज गॉट गुड रिस्पॉन्स. सर कोरोना के बाद से इस चीज़ में कितना चेंज आया है, मतलब लोगों की तो ओबेसिटी कितनी बढ़ी है, एज फार एज आई नो हम लोगों में स्ट्रेस लेवल भी काफ़ी बढ़ा है, Absolutely. कुछ हार्मोनल चेंजेस हुए. एब्सोल्युटली. सो काफ़ी सारी चेंजेस कोविड के बारे में हुआ है. इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन. द स्टिल स्टडीज आर गोइंग, उसके बारे में काफ़ी स्टडीज, वर्ल्ड वाइड स्टडीज आर स्टिल गोइंग ऑन, बट yes, stress has increased, eating patterns have changed because people have been sitting at home, वॉश पोटैटोज बन गए हैं, ज़्यादा खा रहे हैं, कलर डिफरेंट लाइक यू सेड फास्ट फूड, ये सारी चीज़ें ले रहे हैं, होम डिलीवरीज बढ़ गई हैं, यू नो पीपल आर ऑर्डरिंग लाइक मोर बिफोर देन एनीथिंग एल्स. सो वर्चुअली अवेलेबिलिटी ये सारा ज़्यादा हो गया है. डेफिनेटली लाइफस्टाइल पैटर्न्स चेंज हुए हैं एंड इट हैज़ in fact affected, and the rate of obesity has increased, but it has always been increasing over a period of time because of the availability of food that is. देखिए आज की डेट में फॉर एग्जाम्पल समोसा, ब्रेड पकौड़ा, ऐसा है कि इट्स अवेलेबल फॉर एवरीवन. आजकल ऐसे बोलते हैं कि इन डेवलप्ड कंट्री हेल्थ इज अ प्रिविलेज. आपको एक अच्छा हेल्दी बैलेंस डाइट मिलना इज मोर एक्सपेंसिव देन गेटिंग द रेस्ट ऑफ द फूड. जंक ये सब, इसको हम वेस्टर्नाइजेशन बोल सकते हैं, बट ईटिंग पैटर्न्स मैटर. जैसे ब्रेड पकौड़ा, समोसा, यू नो द फ्राइड फैटी चीज़ें जो आपको इजीली राउंड द कॉर्नर मिल जाते हैं, इससे अगर आप अपना भूख मिटा रहे हो, इससे अगर आप स्टेपल डाइट कर रहे हो, इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर हेल्थ फैक्टर इन अ डिफरेंट वे. ओबेसिटी इज वन बिग थिंग. सर डॉक्टर्स दिया तो ठीक है, या ज़्यादा से ज़्यादा जो पेशेंट्स हैं दे आर टर्निंग टुवर्ड्स नो, इट इज नॉट गुड. maybe to be very honest with you ना, what happens is obesity एक डिजीज होती है. ओबेसिटी के साथ एसोसिएटेड जो है, इट इज़ अनदर सेट ऑफ पैटर्न डिजीज. फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे मैं गॉलब्लैडर सर्जरी जैसे स्टोन्स के लिए करता हूँ, मैं एक 60 किलो के आदमी में करता हूँ और मैं एक 200 किलो के आदमी में करता हूँ. फ़र्क है, यू नो. 200 किलो आदमी है, उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं विच इज़ नॉट गुड फॉर माई सर्जरी पर से. जैसे मैं गॉलब्लैडर की रिकवरी, की सर्जिकल इंडिकेशन, हाई रिस्क कैंडिडेट बन जाता है. काफ़ी से फॉर अस डॉक्टर्स ऑल्सो इट मैटर्स. वी वॉन्ट आवर पेशेंट्स टू बी हेल्दी. सी, जब हम डिजीज़ बोलते हैं, डिजीज़ कैन बी देयर इन अ हेल्दी पर्सन ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि अगर आपने लाइफ में कभी स्मोक नहीं किया हो, कभी आपने अल्कोहल पिया ना हो, आप हमेशा उठ के रोज़ उठ के एक्सरसाइज करते हो, आइडियल खाना खाते हो, कभी फ्राइड फैटी चीज़ें नहीं है, आपको किसी बीमारी का शिकार नहीं बनेगा, ऐसा कभी नहीं. सो यू नो कभी कभी पेशेंट से सुनते हैं ना, डॉक्टर आई डोंट स्मोक, आई डोंट ड्रिंक, व्हाई डिड आई गेट दिस. सो इसका आंसर होता है जेनेटिक लेवल. अगर आपके जीन्स में वो फैक्टर्स इंडिकेटेड है, यू विल गेट इट. एग्जैक्टली. सो एज ए डॉक्टर मुझे ऐसा नहीं है कि ओबीस पेशेंट्स हो तो बहुत सही है. मेरे लिए आई वुड प्रेफर रादर अ फिट पेशेंट, बिकॉज मेरे लिए आउटकम जो उस पेशेंट में होगा विल बी मच बेटर. ओबेसिटी हम एक डिजीज करके ट्रीट कर रहे हैं, दैट इज अ नेक्स्ट लेवल यू नो ऑफ इट. सो वो भी हमारे हाथ में है, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग. सो वी कैन टेक केयर ऑफ दैट इज ऑल. सर इन जनरल हम लोग के अंदर क्यूरियोसिटी होती है एक और कि डॉक्टर्स जो हैं, देयर इज अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू एथिक्स ओनली, कि ज़्यादातर जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर जो हैं दे आर एसोसिएटेड विद सम काइंड ऑफ फार्मा कंपनीज एंड दे रिकमेंड सम सेट ऑफ मेडिसिन रिलेटेड टू वन ब्रांड. इसका क्या है एक्चुअली में, है ऐसा भी है नहीं भी है? सो सी, जैसे आई वुड पुट इट इन अ ब्रॉड सेंस. आपको जैसे टूथपेस्ट चाहिए, यू हैव हंड्रेड्स ऑफ ब्रांड सेलिंग टूथपेस्ट. नाउ हु विल टेल यू व्हिच इज द राइट टूथपेस्ट? सिंपल चीज, एक डॉक्टर तो नहीं है वहाँ पे जो बोलेगा आप कोलगेट यूज करो, या आप पेप्सोडेंट यूज करो, या आप सेंसोडाइन यूज करो. यू हैव लॉट्स इन द मार्केट. सो देयर it is not a privilege for you to actually get some advice on that कि मेरे लिए यही सही टूथपेस्ट है. On the contrary, industry में क्या होता है कि there are a lot of pharma companies producing the same product. Initially अगर एक research product है तो it is in the hands of certain companies. Till that their patency is over, then it gets on to the other generic group who produce it, who make it. So ये होता है कि जिन्होंने रिसर्च प्रोडक्ट बनाए हैं या कोई अच्छी कंपनीज बना रहे हैं, for sure their salts are good. Okay. Maybe they're a little more expensive, little more, but at least you have that reliable feature.
That is where, as a knowledgeable doctor, you would be maybe biased to certain drugs, certain industries. But on the contrary, is if you're doing it for certain benefits, if you're asking me, कि, "Oh, मुझे कोई they're saying you give me a gift or you give me a monetary thing, and I'm doing it for that sake," that's a wrong ethic, wrong work culture. That is not going to benefit any. Have you seen any case in your life? See, ऐसा कभी होता नहीं है कि at the end of the day, if I have to write a multivitamin, अब मैं A to Z लिखूँ, B1 लिखूँ या कोई और कंपनी का लिखूँ, कहीं ना कहीं I'll be caught in the controversy, इसका क्यों नहीं प्रोडक्ट सब, उसका क्यों नहीं. और द कॉन्ट्रोवरी ये पेशेंट्स फोन करते हैं, डॉक्टर साहब ये दवाई कहीं मिल नहीं रही है, क्या नहीं टू चेंज इट्स. Obviously you can see what is good there available, जो आप बता दीजिएगा, and take it from a good brand so that इसको आप बिलीव नहीं करोगे. कोविड के दौरान there were small companies who were making remdesivir. It's like a drug and selling it for prices, and it was just like saline water. So Yes, we heard that. yes. So that controversies also have turned up in actuality, and that is how people in desperation say it up or Eventually वो असर भी कर रहा था because of just कि हमें मिल रहा है. Exactly. That is the whole concept of it. कि ऐसे भी, yes, if there is something right, there is something wrong also. So that is where an awareness is more important than anything. Otherwise, bias for a particular drug, bias for a particular company does not stand good, because there are plenty of companies. Trust me, there are plenty of. It's Sun Pharma, Mankind, you have other companies, many companies who are there in the forefront, and they are all products in multiple brands. Associated with them, it's a different thing. सर एक मूवी थी मुन्ना भाई देखिए. Yeah, 100%. उस मूवी में सर एक सीन था. We have seen कि डॉक्टर्स जो होते हैं उनको अपने पेशेंट के साथ कुछ अटैचमेंट हो जाता है, एंड ऑन द अदर साइड डॉक्टर्स को कहा जाता है कि यू डोंट नीड टू अटैच विद योर पेशेंट्स एनी हाउ, ट्रीट देम एज अ सब्जेक्ट सो दैट यू कैन ट्रीट देम वेल, ताकि आपके हाथ ना कांपे वो चीज़. अपना क्या पर्सपेक्टिव है आपका? सो सी, जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस के बारे में आपने कहा, ऐसा कभी होता नहीं है कि आप पेशेंट के साथ सिर्फ अपनी ट्रीटमेंट के लिए जुड़ सकते. Like I told you in my previous statement also, I believe in holistic treatment. जैसे मैं एक पेशेंट का अगर ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, तो मुझे जानना है कि वो पेशेंट क्या कर रहा है, how is his lifestyle going to change based on the surgery which I am going to do, and how it will be beneficial for him, how good he can get back to his work, his routine work. That will help me a lot in deciding what kind of a surgery. अगर मैं ये सब जानूंगा तभी मैं अपना बेनिफिट पेशेंट करूँगा. अगर पेशेंट उससे बेनिफिट हो जाए, there's nothing like that. So there are certain levels to which we go a little personal, where we get to know how the patients are doing everything, and in what way इनकी सब problems अपनी personal life में is it getting affect. That helps us in the long run. So कहीं ना कहीं हम patient की life से जुड़े रहते हैं. Which means you relate to the conclusion of the movie. Yes, we do relate. This movie. It's very difficult to say on that very honestly. It's like yeah, because end was like you need to be attached with the patient emotionally also. You need to understand their perspective. Yeah, I was attached to the movie also because my grandmother used to call me Munna only. That was my pet name. And if you see my email ID also, Munna is a part of it. So wow. Yeah, so I equated that movie. But see, we are humans at the end. Mm-hmm. We are filled with emotions. Doctors are we also are filled with characters, everything. So as doctors also, we are humans also. At the end of the time, we must be, see, operation or surgery is my field. I cannot have a emotional factor take over me. But yes, it does definitely help in taking a decision. That helps on the long run. So as a doctor, आपकी लाइफ में कोई टर्निंग पॉइंट ऐसा रहा हो जिसने आपको चेंज किया, काफी चेंज किया? To be very honest, working in Sub-Division Hospital in Delhi, so it really changed my life perspective as a surgeon. Like I told you before also in my statement, we get people, मरीज जो हमारे पास आते हैं, उसके पॉकेट में ₹1 भी नहीं, and yet getting a complex surgery is done and going back to their normal lifestyle, and the blessings which they give at the end of the day can actually tell you what extent that we actually do our work and do our thing and how we go about in life and what life is all about. That sets you apart. As a surgeon, देखिए हमारी लाइफ से थोड़ी अलग है कंपेयर. जैसे
मैं मूवी थिएटर जा रहा हूँ, सडनली एक पेशेंट का जिसको इमरजेंसी सर्जरी की ज़रूरत, मैं मूवी कंप्लीट करके जा सकता, मे बी देन द पेशेंट मे नॉट सर्वाइव, right? Because I've come late for this. Yeah, I can go. You quit the movie and can go. That will cut my entertainment time away, my family time away. So I have to make that decision. So such decisions actually are inbuilt. I don't think twice. कि मुझे मूवी छोड़ के जाना है, मुझे जाना ही है. That is what I am, and that is what I will be always. So it is inbuilt with us that I have to do it. That's what sets me apart. At least I can tell you my thing. My commitment to my profession is always going to be there. So I'll be that way. There are certainly very interesting things we have heard from you. काफ़ी सारी वैल्यूएबल चीज़ें आपने आज हमें बताई. आई थिंक कुछ पर्सपेक्टिव्स चेंज होंगे जो लोगों के सेट पैक्स हैं जो लोगों के दिमाग में चल रहे हैं. स्टिल जाते जाते इस वीडियो को हम एंड करते करते कुछ ऐसी चीज़ जो आप लोगों को एक मैसेज देना चाहोगे, एक चीज़ बताना चाहोगे. बेसिकली डॉक्टर्स हैं, consider us as backups. You still are responsible for your own life, your health. Have something in moderation in terms of health, in terms of your exercise, in terms of your eating patterns. Go as much towards an ideal system. Okay? Be aware, have a thorough knowledge, think of what you're doing, how you're doing, and have an opinion about everything. That is good for you. That is important. वो बहुत ज़रूरी है. मैं तो आज तक यही एडवाइस होगा कि कहीं से भी गलत इन्फॉर्मेशन लेके डोंट गेट बायस्ड. एट द सेम टाइम खुद एनालिसिस आप कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, एंड लिविंग ए हेल्दी लाइफस्टाइल इज द की टू गो फॉरवर्ड. That is it. Thank you so much for your advice. Thank you so much for coming to the podcast. Thank you so much.